Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the third lecture of first day of first Dr. Riazuddin Memorial School on Physics. और हम इस वक्त खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ मोहतरम गुलाम फरीद साहब मौजूद हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स पर लेक्चर देंगे। इनका 8 साल से ज़्यादा तकरीबन 9 साल का इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है और इनकी ख़ास बात ये है कि ये डॉक्टर रियाजुद्दीन साहब के स्टूडेंट हैं। इन्होंने एमफिल उनकी सुपरविजन में किया, फिर ये उनके साथ काम करते रहे और डॉक्टर रियाजुद्दीन साहब ने जो बुक लिखी उसकी एडिटिंग में इन्होंने उनके साथ काम किया और उस बुक पर इनका नाम भी लिखा हुआ है और ये ख़ुद भी 2 किताबें लिख चुके हैं और वो किताबें हमारे मुख्तलिफ़ इदारों में पढ़ाई भी जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम वक्त ज़ाया किए बगैर गुलाम फरीद साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आज के लेक्चर का आगाज़ करें। थैंक यू। जी, तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टाइटल है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स 5 दिनों में हम कवर करेंगे कोर्स। तो मैं पहले थोड़ी सी आउटलाइन बता दूं क्लासिकल मैकेनिक्स की कि हम पहले दिन दूसरे दिन इस तरह से क्या कुछ पढ़ेंगे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का जो आगाज़ है तो आज का जो कोर्स है वो क्लासिकल मैकेनिक्स, इसकी मैं पहले आउटलाइन लिख दूं कि हम क्या कुछ कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें हम डिस्कस करेंगे वो होगी न्यूटोनियन मैकेनिक्स। पहले तो आपको इसकी हिस्ट्री बता दूंगा, देन हिस्ट्री से हम फिर न्यूटोनियन मैकेनिक्स की तरफ आएंगे। आफ्टर न्यूटोनियन मैकेनिक्स कैलकुलस ऑफ वेरिएबल्स है, और कैलकुलस ऑफ वेरिएबल के बाद फिर हम आएंगे लाग्रांजियन मैकेनिक्स की तरफ। देन लाग्रांजियन मैकेनिक्स के बाद हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स होगी, और ये सारा कुछ पढ़ने के बाद हम इसको अप्लाई करेंगे एक सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम पे। और सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम के बाद जो आखिरी टॉपिक होगा वो एडवांस टॉपिक्स के अंदर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, हैमिल्टन जैकोबी। तो इसको एडवांस टॉपिक का मैं नाम दे देता हूँ। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स के पूरे कोर्स की आउटलाइन है। तो इसको हम 5 दिनों में कवर करेंगे। आज मैं कोशिश करूँगा कि पहला टॉपिक है जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो कवर कर लूँ, लेकिन मज़ीद चंद एक चीज़ें बता दूँ कि जो टॉपिक हम कवर नहीं करेंगे, ठीक है, उसमें एक टॉपिक होगा ऑसिलेशन। ऑसिलेशन के चंद एक प्रॉब्लम्स तो आएंगे, लेकिन ऑसिलेशन पे डिटेल में बात नहीं करेंगे हम। देन दूसरा जो टॉपिक यहाँ पे कवर नहीं किया जाएगा वो होगा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन कवर ना करने की मेन रीज़न ये है कि ये प्रॉपर एक अलग से कोर्स है जनरल रिलेटिविटी, जिसके अंदर इसको कवर किया जा सकता है। तो ये 2 मेजर टॉपिक जो मैकेनिक्स के हैं हम इस कोर्स में कवर नहीं करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ न्यूटोनियन मैकेनिक्स से। न्यूटोनियन मैकेनिक्स की पहले मैं एवोल्यूशन बता दूं कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स डेवलप कैसे हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो इसको मैं एरा वाइज एक टाइमलाइन बना देता हूँ, उसमें आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये कैसे इसकी डेवलपमेंट हुई है। तो सबसे पहला जो आइडिया था वो एरिस्टोटल का था। एरिस्टोटल ने मैकेनिक्स के बारे में क्या आइडिया दिया? एरिस्टोटल का बेसिकली आइडिया था ग्रेविटेशन के बारे में, ठीक है।
एरिस्टोटल कहता था कि जो हर चीज़ है वो चार चीज़ों से मिलके बनी है, जिसको हम हवा, पानी, आग, मिट्टी, ठीक है। तो ये उसका आइडिया था। लेकिन उसने एक और साथ कॉन्सेप्ट दिया था, वो कॉन्सेप्ट ये था कि हर चीज़ जो है अपने माखज़ की तरफ जाती है। माखज़ का मतलब क्या है, जैसे अगर एक सेब देखा जाए, जो कि न्यूटन ने ऑब्ज़र्व किया था, सेब जब दरख्त से टूटता है तो वो ज़मीन की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि दरख्त जो है वो कहाँ से फूटा है? वो ज़मीन से फूटा है, मट्टी से फूटा है। तो उसके अट्रैक्शन मट्टी की तरफ है, इसलिए वो वापस मट्टी की तरफ ही जाएगा, ठीक है। एक बच्चे की माँ के साथ जो इंट्रैक्शन होती है वो क्यों होती है? क्योंकि उसका माखज़ माँ है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ देखी जाए उसका माखज़ जो है उसी की तरफ वो मूव करके जाती है। तो उसने एक बेसिक अट्रैक्शन का, ग्रेविटेशन का या मोशन का आइडिया दिया था। तो एरिस्टोटल ने सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया ग्रेविटेशन का। लेकिन जस्ट ये एक फिलॉसफी थी, इसमें कोई मैथमेटिकल मॉडल नहीं था, ठीक है। एरिस्टोटल के बाद जो सेकंड सक्सेसफुल आइडिया था, सॉरी अनसक्सेसफुल आइडिया था, वो था टॉलमी का। तो टॉलमी ने क्या आइडिया दिया था? टॉलमी ने प्लैनेटरी सिस्टम का आइडिया दिया था। प्लैनेटरी सिस्टम के आइडिया के अंदर उसने ये कहा था कि जो अर्थ है वो सेंटर ऑफ द प्लैनेटरी सिस्टम है। तो टॉलमी मॉडल इसको कहा जाता है। तो इसमें अर्थ को एज ए सेंटर उसने चूज किया था। लेकिन ये बाद में गलत साबित हुआ टॉलमी का जो आइडिया था, लेकिन उसने एक बेस ज़रूर बना दी प्लैनेटरी सिस्टम की। तो टॉलमी के बाद जो नेक्स्ट आइडिया दिया था वो निकोलस कोपरनिकस का था। तो इसका आइडिया क्या था मैकेनिक्स के अंदर? इसका आइडिया यही था, मॉडल ऑफ द यूनिवर्स ही इसने पेश किया था। लेकिन मॉडल ऑफ द यूनिवर्स में इसने एक थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की थी। मॉडिफिकेशन ये थी कि इसने सन को एज ए सेंटर चूज करके मॉडल पेश किया। जो टॉलमी का आइडिया था उसमें अर्थ को सेंटर रखा गया था, लेकिन जो कोपरनिकस का आइडिया था उसमें सन को एज ए सेंटर चूज किया गया। आफ्टर दैट टाइको ब्राहे, उसने भी एक आइडिया पेश किया इसी का, यूनिवर्सल सिस्टम का, या ये कह लें मॉडल ऑफ द यूनिवर्स। उसका आइडिया क्या था? टाइको ब्राहे का जो आइडिया था वो फिजिकल भी था, साथ साथ मैथमेटिकल भी था। लेकिन इसकी एक और यूनिकनेस थी। टाइको ब्राहे का जो आइडिया था, इसकी यूनिकनेस ये थी कि इसने सेंटर चूज किया था सन को, और उसके साथ इसने ये कहा था कि सेंटर सन जरूर है, लेकिन सन इटसेल्फ किसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है? वो अबाउट दी अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। और अर्थ के राउंड अबाउट एक तो मून हो गया और दूसरा सन, ठीक है। सन एक अलग से प्लैनेटरी सिस्टम है, लेकिन वो पूरा प्लैनेटरी सिस्टम अबाउट दी अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो सन इज सेंटर, बट अर्थ इज द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो ये इसका आइडिया था टाइको ब्राहे का। आफ्टर दैट फिर केपलर ने एक सोलर सिस्टम पेश किया, जिसके थ्रू उसने केपलर्स लॉज भी बनाए, ठीक है। तो देन केपलर का आइडिया है। केपलर का आइडिया ये था कि उसने सोलर सिस्टम और इसके साथ साथ उसने केपलर्स लॉज ये प्रेजेंट किए। तो केपलर के बाद फिर गैलीलियो ने एक तो जो है टेलीस्कोप इन्वेंट की, और उसके साथ साथ उसने एक एक्सपेरिमेंट किया फ्रॉम दी टावर ऑफ पीसा, ठीक है, जो बड़ा मशहूर एक एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट में उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मासेस भी डिफरेंट हैं, ठीक है, लेकिन वो फॉल करते हैं विद दी सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो उसने फिर वहाँ से ये आइडिया दिया कि ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मास फॉल विद सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एक उसका आइडिया था गैलीलियो का।
जी, तो गैलीलियो का आइडिया ये था कि ऑब्जेक्ट्स विथ डिफरेंट मास fall with same acceleration due to gravity। ये गैलीलियो की ऑब्जर्वेशन थी। फिर इस ऑब्जर्वेशन के बाद जो पहला मैथमेटिकल मॉडल आप कह सकते हैं वो पेश किया आइजक न्यूटन ने। ठीक है, आइजक न्यूटन का जो मैथमेटिकल मॉडल था उसको उसने अपनी किताब जो है प्रिंसिपिया उसमें प्रेजेंट किया। तो प्रिंसिपिया में उसने 3 लॉज पेश किए जिसको आप न्यूटन्स लॉज का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट आइडिया है न्यूटन का। न्यूटन के 3 लॉज हैं जो कि बड़े मशहूर लॉज हैं, 3 लॉज ऑफ मोशन, और उसके साथ साथ उसने एक ग्रेविटेशन का भी लॉ पेश किया। तो यहाँ तक हम समझते थे कि मैकेनिक्स जो है वो डेवलप हो चुकी है, जो कि आउटलाइन में भी मैंने लिखा है। फर्स्ट जो टॉपिक है वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स ही है, लेकिन इसमें भी कुछ खामियां थी जो मैं आज आपको बताऊंगा। न्यूटोनियन मैकेनिक्स हम जब कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद इसकी लिमिटेशंस क्या है, तो उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए और भी चंद एक लोगों ने काम किया, जिसमें लाग्रांज ने काफ़ी ज़्यादा जो है वर्क किया। तो लाग्रांज ने बेसिकली क्या किया, लाग्रांज ने इसकी रीफार्मुलेशन समझ लें कि रीफार्मुलेशन की है, या उसने एक नई अप्रोच डेवलप की है मैकेनिक्स की, अ न्यू अप्रोच ऑफ मैकेनिक्स। तो लाग्रांज के बाद इसके अंदर जो खामियां रह गई थी वो एक और साइंटिस्ट ने इस पर अटेम्प्ट की, तो वो था हैमिल्टन। हैमिल्टन ने लाग्रांज की तरह ही एक नई फार्मूलेशन डेवलप की। तो आप इसको मॉडिफिकेशन कह सकते हैं, मॉडिफिकेशन इन मैकेनिक्स अप्रोच। तो इसके बाद भी अभी तक इस पे काम यूं कह लें कि हो रहा है, लेकिन ये एक मैंने ब्रीफ से ही आपके सामने हिस्ट्री रखी है जो एरिस्टोटल से स्टार्ट होती है और हैमिल्टन तक आके ख़त्म हो जाती है, जो अभी तक हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को मैंने ऑलमोस्ट कवर करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ न्यूटोनियन मैकेनिक्स से। ये यूज़ करूँ? ओके। मैं कर जी। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स का आगाज़ जो है बिल्कुल बेसिक से करता हूँ, चंद एक जो बेसिक क्वांटिटीज़ है वहाँ से। तो सबसे पहली जो इसके अंदर क्वांटिटी है वो है डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट हम आमतौर पे कहते हैं चेंज इन पोजीशन, ठीक है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो डिपेंड करेगा कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा चूज़ करते हैं। कॉमनली हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है आर से, और आर एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, दैट वुड बी इक्वल टू R2 माइनस R1। अब R2 और R1 क्या है? R1 को आप कह सकते हैं इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पोजीशन है, और R2 फाइनल पोजीशन है। तो चेंज इन पोजीशन वुड बी डिस्प्लेसमेंट। अगर कार्टेशियन में इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे जा सकते हैं x, y एंड z। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसके बाद डिस्प्लेसमेंट के बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वांटिटी वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी को यहाँ से ही डिफाइन किया जा सकता है डिस्प्लेसमेंट से ही। अगर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव ले लिया जाए, टाइम डेरिवेटिव, तो टाइम डेरिवेटिव लेके लिखा जा सकता है वेलोसिटी v इज़ इक्वल टू dr बाय dt। तो
दैट वुड बी इक्वल टू, इसको इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन है आर डॉट भी लिखा जाता है। अब ये जो किसी भी नोटेशन के ऊपर डॉट लिखा जाता है, डॉट के मीनिंग होते हैं ये टाइम डेरिवेटिव है। ये जो डॉट है, डॉट के मीनिंग होंगे टाइम डेरिवेटिव। तो ये भी एक इसकी नोटेशन। तो वेलोसिटी के बाद नेक्स्ट जो क्वांटिटी आती है वो है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को भी बिल्कुल सेम वे में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दैट वुड बी टाइम डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की अगर वैल्यू ये वाली इधर पुट कर दी जाए, देन इट बिकम्स डी बाई डी टी ऑफ, v को रिप्लेस कर देते हैं डी आर बाई डी टी, सो इट बिकम्स डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर। तो इसको सेम पैटर्न में लिखा जा सकता है, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं आर डबल डॉट। तो डबल डॉट के मीनिंग भी टाइम डेरिवेटिव ही होंगे, लेकिन ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता है। सो दिस बिकम्स एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के बाद नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो है मोमेंटम। सो व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम को दो तरह से डिफाइन किया जाता है, एक इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है और एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। अगर तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देखी जाए वो है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो उस लिहाज से मोमेंटम बन जाता है m इंटू वी, और v की अगर यही वाली वैल्यू रिप्लेस कर दी जाए दिस वन, सो इट बिकम्स m डी आर बाई डी टी, और इट कैन बी रिटन एज m r डॉट। और जो क्वालिटेटिव डेफिनेशन है उसमें इसको कहा जाता है द मोशन, द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यानी कि आप किसी ऑब्जेक्ट पे लाइक ये मार्कर पड़ा हुआ, मार्कर पे मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रोड्यूस होगी। क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी प्रोड्यूस हुई अगर उसको मेजर किया जाए, दैट बिकम्स मोमेंटम। ठीक है, तो ये इसकी अनदर डेफिनेशन है। तो इसके बाद मैं बात करता हूँ मज़ीद मास पे। मास है इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है मैकेनिक्स के अंदर। व्हाट इज मास? तो मास को डिफाइन किया जाता है द क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड मास। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। लेकिन फर्दर इस पे अगर हम बात करें तो मास की जो है बेसिकली टू टाइप्स होंगी। एक इसकी टाइप है इनर्शियल मास, और एक है ग्रेविटेशनल मास। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी तो ये है कि मैथमेटिकली दोनों इनकी वैल्यूज़ इक्वल हैं, वैल्यूज़ में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर माइनर लेवल पे बात की जाए, ठीक है, अगर आप किसी प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर करें तो माइन्यूट डिफरेंस इसमें आता है, ठीक है, लेकिन हम इसको ऑलमोस्ट इक्वल ही काउंट करते हैं। लेकिन अगर फिजिकली देखा जाए, फिजिकली डिफरेंस क्या है? फिजिकली इनर्शियल जो मास है इसको आप कहेंगे अप्लाइड फोर्स के रिजल्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, इन दोनों की रेशो, अप्लाइड फोर्स एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। तो इन दोनों के रिजल्ट में जो भी मास प्रोड्यूस होगा दैट वुड बी इनर्शियल मास। अगर इसका इस रिस्पेक्ट से फार्मूला देखा जाए, F इज इक्वल टू एम ए, दिस वुड बी M इज इक्वल टू F ओवर A। तो इस मास को नाम दिया जाएगा इनर्शियल मास, दिस इज इनर्शियल मास। इसके कंपैरिजन में अगर ग्रेविटेशनल मास की बात की जाए तो ग्रेविटेशनल मास होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन करके ली जाती है, ठीक है। लाइक अर्थ है
और एक ऑब्जेक्ट माई सेल्फ अगर कंसिडर कर लें, ठीक है, तो हम दोनों के दरमियान जो कंपैरिजन करके फोर्स डेवलप होगी दैट वुड बी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। लेकिन इनर्शियल फोर्स के अंदर ऐसा नहीं किया जाता, कंपैरिजन नहीं किया जाता ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, वो अप्लाइड फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इनका कंपैरिजन कर लिया जाए, दैट वुड बी ग्रेविटेशनल मास। तो इसका फार्मूला अगर देखा जाए F इज इक्वल टू, या उसको W कह दिया जाता है, W इज इक्वल टू mg, सो दिस वुड बी इक्वल टू G इज इक्वल टू सॉरी M इज इक्वल टू W ओवर G। तो इस मास को नाम दिया जाएगा ग्रेविटेशनल मास। तो ये मास की दो जो है टाइप्स आ जाती हैं। इसके बाद अब मैकेनिक्स की तरफ अगर हमने बढ़ना है तो दो चीज़ों में डिफरेंस समझना ज़रूरी है, एक है पार्टिकल और दूसरा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो पहले देखते हैं व्हाट इज पार्टिकल। So let's see what is a particle. पार्टिकल में बी एनी ऑब्जेक्ट, तो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट की टू प्रॉपर्टीज होंगी। एनी ऑब्जेक्ट हैविंग मास बट साइज जीरो। अब साइज जीरो के मीनिंग क्या है? साइज जीरो तो अगर एक एटम का देख लिया जाए उसका भी साइज जीरो नहीं है, ठीक है, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स देख लिए जाए उनका भी साइज एग्जैक्ट जीरो नहीं है। लेकिन ये एक्चुअली बात की गई है रिलेटिव, रिलेटिव टू व्हाट, कंपैरिजन में बात की गई है। लाइक आप देख लें, एक मैंने यहाँ पे डॉट लगाया है, इस डॉट का जो साइज़ है इस पूरे बोर्ड के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट ज़ीरो है, तो इस डॉट को आप पार्टिकल का नाम दे सकते हैं। इसी तरह एक समंदर के अंदर एक कश्ती चल रही है, ठीक है, उस समंदर के लिहाज से देख लिया जाए उस कश्ती का साइज़ क्या है, वो ज़ीरो है। और अगर अर्थ का साइज़ देख लिया जाए इन दी कंपैरिजन ऑफ द होल यूनिवर्स, उसको साइज़ ज़ीरो कह सकते हैं, तो उस अर्थ को भी नाम दिया जाएगा पार्टिकल। लेकिन अर्थ का जो साइज़ है हमारे मुकाबले में पार्टिकल नहीं है, तो पार्टिकल सिर्फ वो ऑब्जेक्ट होगा जिसका कंपैरिजन में साइज जीरो होगा, लेकिन मास जीरो नहीं होगा, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ मास ज़रूर होगा बट रिलेटिवली उसका साइज जो है ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा। उस ऑब्जेक्ट को कहा जा सकता है पार्टिकल। अब जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात की जाती है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंदर इस तरह के डिफरेंट पार्टिकल्स आ जाते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल को आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स। लेकिन इसमें भी फिर हम स्पेसिफाई करते हैं, जो मैकेनिक्स में बात करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब होगा मैकेनिकल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि उसके अंदर हम सिर्फ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, बाकी प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इसलिए डिफाइन करना यहाँ पे ज़रूरी था कि हमने मैकेनिक्स के अंदर दो ही चीज़ें देखनी, एक सिंगल पार्टिकल और दूसरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल। पहले मैं मैकेनिक्स सारी सिंगल पार्टिकल की करवाऊँगा, उसके बाद उसी को अप्लाई करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे। तो प्रॉपरली मैं स्टार्ट करता हूँ न्यूटन लॉ से। न्यूटन फर्स्ट लॉ देखते हैं क्या है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
तो न्यूटन फर्स्ट लॉ की पहले स्टेटमेंट देखते हैं, व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इसकी स्टेटमेंट ये है कि एन ऑब्जेक्ट sustain its state of motion until or unless disturbed by an external force. अब स्टेट ऑफ मोशन क्या है, ये बताया गया कि एन ऑब्जेक्ट सस्टेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन देखते हैं क्या चीज़ है। स्टेट ऑफ मोशन जो है दो पॉसिबिलिटीज़ इसकी हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी स्टेट ऑफ मोशन की ये है एक पॉसिबिलिटी स्टेट ऑफ मोशन की आ सकती है रेस्ट, और दूसरी इसकी जो पॉसिबिलिटी वो हो सकती है मूवमेंट। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन पे है तो वो रेस्ट कंडीशन पे ही रहेगा। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाती। एक्सटर्नल फोर्स पे भी मैं बात करूंगा, व्हाट इज एक्सटर्नल फोर्स। तो लेकिन फिलहाल ये मैं बता रहा हूँ स्टेट ऑफ मोशन जो है इसके दो मोड्स हो सकते हैं, या ये रेस्ट कंडीशन होगी या फिर मूवमेंट होगी। लेकिन एक बात याद रखें, रेस्ट या मूवमेंट ये कोई एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ नहीं है, ये रिलेटिव क्वांटिटीज़ हैं। रिलेटिव क्वांटिटीज़ किस रिस्पेक्ट से? जैसे अगर आप बस के अंदर बैठे हुए हैं, आप दूसरे आउटसाइड दी बस, अगर आप इनसाइड दी बस की बात करें तो फिर तो आपकी स्टेट ऑफ मोशन होगी रेस्ट। अगर आप आउटसाइड दी बस की बात करें तो फिर आपकी स्टेट ऑफ मोशन होगी मूवमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली रेस्ट और मूवमेंट जो है ये रिलेटिव क्वांटिटीज़ है, एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ नहीं है। ठीक है, तो इस रिस्पेक्ट से हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो है एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं है। जैसे अर्थ की बात की जाए, अर्थ हम जिस पे इस वक्त बैठे हुए हैं ये स्टेशनरी नज़र आती है, लेकिन स्टेशनरी नज़र कहाँ पे आएगी? लोकल फ्रेम के अंदर। अगर आप ग्लोबल फ्रेम की बात करें, फॉर एग्जांपल आप आउटसाइड दी अर्थ जाके बात करें तो आपको अर्थ स्टेशनरी नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो ये मूवमेंट की कंडीशन बन जाएगी। लेकिन इसकी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बेसिकली ये कोर्स है रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी का। ठीक है, तो रिलेटिविटी के अंदर तो इसकी पूरी डिटेल है। यहाँ पे बताने का मकसद सिर्फ एक बेसिक आइडिया देना था कि मोशन जो है वो बेसिकली रिलेटिव मोशन है, एब्सोल्यूट मोशन नहीं है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मैंने बात की थी कि स्टेट ऑफ मोशन को अगर हमने ऑब्जर्व करना हो उसके लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, इस पर मैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर दूं कि इसने कहा एन ऑब्जेक्ट सस्टेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन अनटिल आर अनलेस डिस्टर्ब बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, टू सस्टेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, जैसे ये पेन है, पेन को अगर मैं मूव करवाना चाह रहा हूँ तो मैंने इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी है। ये जैसे मैंने फोर्स अप्लाई की तो ये पेन मूव कर रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। लेकिन इसने कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस शो नहीं की। इसके कंपैरिजन में अगर मैं फॉर एग्जांपल ये डाइस को मूव करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो इसको मूव करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स चाहिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस शो कर रहा है। ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, जो रेजिस्टेंस शो करता है किसके खिलाफ? टू चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, इस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है इनर्शिया। तो उस रिस्पेक्ट से जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है इसका एक और भी नाम रखा गया है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया का भी नाम दिया जाता है। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया का प्रॉपर आइडिया मैं दे दूं। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी of an object to resist what? The change in state of motion। अब ये तो प्रॉपर्टी है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को मेजर कैसे किया जा सकता है? प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है क्वांटिटी मास। ठीक है, तो मास को ये भी कहा जाता है दी
क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया। मास की जो डेफिनेशन है उसको ही कहा जाता है क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया। तो इनर्शिया का आइडिया यहाँ से ही न्यूटन फर्स्ट लॉ से ही आया, तो दैट्स वाई न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया का भी नाम दिया जाता है। जी, तो अब मैंने यहाँ पर बात की थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, कि अगर मोशन एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है, तो मेजरमेंट करने के लिए हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करना पड़ेगा। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ है ये देखते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली एक लेबॉर्ट्री है जहाँ पे आप कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख रहा हूँ, सारे रेस्ट कंडीशन पे अगर, या कोई चीज़ मूव कर रही है, तो ये मेरी वो लेबॉर्ट्री है जहाँ पे मैं कोई ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। आप बस के अंदर बैठे सराउंडिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो सराउंडिंग या बस आपकी लेबॉर्ट्री हो जाएगी, और आउटसाइड दी बस से जो लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो उनके लिए लेबॉर्ट्री हो जाएगी। तो आप इसको ये कह सकते हैं अ प्लेस और लेबॉर्ट्री वेयर एन इवेंट अकर। ये खैर मैंने रिलेटिविटी की टर्म यूज़ कर ली है, लेकिन आप इससे वेरी फेमिलियर होंगे। इवेंट का मतलब क्या है, कोई भी हैपनिंग है जो है उसको इवेंट का नाम दिया जा सकता है। जैसे ये पेन रेस्ट कंडीशन पे पड़ा है, थोड़े से टाइम डिफरेंस के बाद आप नोट करें ये रेस्ट कंडीशन पे पड़ा है, ठीक है, तो आपने जो ऑब्जर्वेशन की है ये एक इवेंट अकर हुआ है, ठीक है। इसी तरह से अर्थ की पोजीशन अगर यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद मूव करके अर्थ यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, तो आपने जो ऑब्जर्वेशन की है ये एक इवेंट अकर हुआ है, ठीक है। तो उस इवेंट को जहाँ पे भी बैठ के आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस लेबॉर्ट्री के अंदर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, दैट लेबॉर्ट्री विल बी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की भी फर्दर 2 टाइप्स हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो एक टाइप है वो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेट्स सी व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कॉमनली कहते हैं कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पे न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल हैं, ठीक है, ये कहा जाता है। लेकिन याद रखें इसमें मैं थोड़ी सी जो है एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ कि न्यूटन्स लॉज क्या सारे ही यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे या कि कोई स्पेसिफिक न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ हम देखते हैं जहाँ पे एप्लीकेबल है, जिसके अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको कहा जाता है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ठीक है। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ बेसिकली एक ही है। फर्स्ट लॉ के अंदर क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन है, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन है, और सेकंड लॉ के अंदर उसी को बताया गया कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट होगी किसी एक्सटर्नल फोर्स के साथ, कितनी एक्सटर्नल फोर्स होगी, वो सेकंड लॉ के अंदर एक इक्वेशन के थ्रू बता दिया गया है। तो समटाइम हम ये भी कह देते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको कहेंगे जिसके अंदर फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों ही एप्लीकेबल हैं, ठीक है। तो इस रिस्पेक्ट से हम ये कह देते हैं कि लॉज ऑफ जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो जिसके अंदर एप्लीकेबल हैं उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाएगा। लेकिन इन शॉर्ट इसको मैं ये लिखूंगा नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम। कोई भी ऐसा फ्रेम जिसके अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम दिया जाएगा। और अगर किसी फ्रेम के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम दिया जाएगा। लेकिन एग्जांपल्स मैं बता दूं इसकी क्या होंगी। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो नॉन इनर्शियल को आप कह सकते हैं कि ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अब नॉन एक्सेलरेटेड की एग्जांपल क्या है, जैसे मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये मूव नहीं कर रही, इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये आ टेबल, आ बुक प्लेस्ड ऑन टेबल, इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है।
इसी तरह अगर एक गाड़ी मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो उसको आप कह सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि आप कौन से जो है स्टेट के अंदर हैं, रेस्ट स्टेट में या कि मूवमेंट के अंदर, या आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। लाइक मैंने कह दिया कि ये सारी चीज़ें जो पड़ी हुई हैं रेस्ट कंडीशन पे, लेकिन ये लोकल फ्रेम के अंदर है। अगर आप बात करें ग्लोबल फ्रेम की, आउटसाइड दी अर्थ जाके देखें तो इनकी पोजीशन चेंज हो रही है, और ना सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज हो रही है बल्कि इसके अंदर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, उसके अंदर बेशक माइन्यूट चेंज है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं रिलेटिवली, लेकिन अगर इग्नोर ना किया जाए, उसको भी काउंट किया जाए, तो एग्जैक्ट कोई भी एग्जांपल नहीं है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो होल यूनिवर्स के अंदर आप कोई भी एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल नहीं दे सकते इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर भी देखें तो एक एंट्रोपी है, ठीक है, इसके अंदर भी इन्फ्लेशन है, तो चीज़ें जो है एक्सेलरेट हो रही हैं। तो एक्सेलरेट होने का मतलब ये है कि वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर नहीं है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है। तो परफेक्ट कोई भी एग्जांपल नहीं है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, लेकिन ये रफ एग्जांपल्स आप कह सकते हैं। बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल, अ कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द रफ एग्जांपल्स ऑफ द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और बाकी सारी जो एग्जांपल्स हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की है। नॉन इनर्शियल के अंदर आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे एक्सेलरेटिंग एरोप्लेन, ठीक है, या इवन आप अपनी मूवमेंट देख लें। ठीक है, आप जब वॉक करते हैं, ठीक है, या इवन जॉगिंग करते हैं, तो उस वक्त आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, ठीक है, आप डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं, तो वो एग्जांपल कौन सी होगी, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की होगी। ठीक है, जी जी। मैंने अभी जैसे बताया था कि रफ एग्जांपल अगर देखी जाए तो उसको आप इनर्शियल कह सकते हैं। ठीक है, आप अर्थ के ऊपर बैठे हुए, आपको अर्थ मूव करती हुई नज़र नहीं आ रही, इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, लेकिन यूनिवर्सल लेवल पे जब जाके आप देखेंगे तो अर्थ के अंदर अर्थ ना सिर्फ मूव कर रही है, मूव करते हुए ही जो है इनर्शियल फ्रेम हो सकता है अगर उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, लेकिन अर्थ के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। मैं वही बता रहा हूँ कि लोकल लेवल पे देखें तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे, यूनिवर्सल लेवल पे बात करें तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, होल यूनिवर्स के अंदर एक एंट्रोपी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, एंट्रोपी प्रोड्यूस जब हो रही है तो इसका मतलब है कि चीज़ें एक्सेलरेट भी कर रही हैं, एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। ठीक है, तो ना सिर्फ दूर भाग रही हैं बल्कि एक्सेलरेट भी हो रही है। ठीक है, उनकी जो एक्सपेंशन है उसका रेट भी इंक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेटेड, उसमें डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चॉइस ऑफ जो कोऑर्डिनेट सिस्टम उसकी वजह से एक के अंदर एक्सेलरेटेड बन जाएगा, एक के अंदर नॉन एक्सेलरेटेड होगा, ऐसा नहीं होगा। जो एक्सेलरेटेड है वो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक्सेलरेटेड ही होगा। ठीक है, तो मैंने पहले बता दिया कि कोई परफेक्ट एग्जांपल नहीं है इनर्शियल फ्रेम की, ठीक है, लेकिन रफ एग्जांपल्स ज़रूर हैं। जैसे आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम की कोई परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, ठीक है, उसकी रफ एग्जांपल्स है। इंटरेक्शन तो आप किसी भी तरह से ख़त्म कर ही नहीं सकते। आइडियलाइज मॉडल, जी जी जी। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की। Let's see what is Newton's second law. तो न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट यूं लिखी जा सकती है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ
मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। यहाँ पे जब हम मोमेंटम की बात करते हैं कॉमनली इसके मीनिंग लीनियर मोमेंटम ही लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को अगर मैथमेटिकली लिखा जाए दैट वुड बी इक्वल टू F इज इक्वल टू dP बाय dt। अब ये फोर्स मैंने कहा है अप्लाइड फोर्स, ये कोई सिंगल फोर्स भी हो सकती है, कम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस भी हो सकते हैं। तो इसको बेहतर होगा कि हम नेट फोर्स लिखें। एक सिस्टम या एक सिंगल पार्टिकल पे जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उन सबको सम अप करके ये फोर्स बनती है, दैट इज़ न्यूटन सेकंड लॉ। और अगर जो पहले नोटेशन मैंने यूज़ की थी उस तरह से लिखना जाए तो इसको P डॉट लिखा जा सकता है। अब अगर मोमेंटम देखा जाए, मोमेंटम को जैसे मैंने डिफाइन किया था प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है, तो मोमेंटम को यहाँ पे रिप्लेस किया जा सकता है mv से। अगर इसको mv से रिप्लेस कर दिया जाए देन इट बिकम्स F इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ mv, बिकॉज मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू v। अब यहाँ पे दो केसेस आते हैं हमारे सामने इसको एक्सपैंड करने में। एक केस वो है जब मास कांस्टेंट होगा और एक केस वो है जब मास वेरिएबल होगा। अगर तो हम मास को वेरिएबल कंसीडर करें, अब वेरिएबल मास क्या है, जैसे रॉकेट देख लें, रॉकेट के अंदर फ्यूल बर्न हो रहा है और उसका मास वेरी कर रहा है, ठीक है। इसी तरह और भी इसकी एग्जांपल्स ली जा सकती हैं। तो अगर मास वेरिएबल ट्रीट किया जाए देन ये जो न्यूटन सेकंड लॉ है ये बन जाएगा F नॉट इज इक्वल टू, इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा तो ये बनेगा dm बाय dt इंटू v प्लस m इंटू dv बाय dt। तो ये इस तरह से एक्सपैंड होगा न्यूटन सेकंड लॉ। लेकिन अगर बात की जाए कि मास कांस्टेंट है, जैसे मैं माई सेल्फ मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा मास कांस्टेंट है, तो यहाँ पर मास कांस्टेंट ट्रीट करते हुए इसको या इसी को एक्सपैंड किया जा सकता है। इस इक्वेशन के अंदर ये जो टर्म है दैट वुड बिकम ज़ीरो फॉर द केस व्हेन मास इज कांस्टेंट। तो अगर इसको ज़ीरो पुट कर दिया जाए देन F नेट वुड बिकम इक्वल टू 0 प्लस m dv बाय dt। अब इसको फर्दर लिख सकते हैं m इंटू ए। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ की वो फॉर्म है जो कॉमनली हम स्कूल फिजिक्स या कॉलेज फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली एक रिजल्ट है न्यूटन सेकंड लॉ का, वो रिजल्ट है जब मास को कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। अदरवाइज प्रॉपर जो न्यूटन लॉ है वो यही है, F नेट इज इक्वल टू dp बाय dt। तो इसको यूज़ करते हुए, न्यूटन सेकंड लॉ को यूज़ करते हुए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी देखा जा सकता है। तो अगर कंजर्वेशन लॉ देखा जाए, न्यूटन सेकंड लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो न्यूटन सेकंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म से ही शुरू करते हैं। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म यही है, F इज इक्वल टू dp बाय dt, F नेट इज इक्वल टू dp बाय dt। अब अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, लाइक एक वेसल है जिसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स को बंद किया हुआ है, तो उनकी जो है बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स क्या बन जाएगी, ये अप्लाइड फोर्स है जिसको एक्सटर्नल फोर्स भी कहा जाता है। तो अप्लाइड फोर्स बन जाएगी ज़ीरो इफ़ नेट फोर्स अप्लाइड फोर्स इज ज़ीरो। देन व्हाट वुड हैपन, ये इक्वेशन बन जाएगी ज़ीरो इज इक्वल टू dp बाय dt। तो टाइम रेट ऑफ एनी क्वांटिटी ये अगर ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो मोमेंटम है ये कांस्टेंट है।
तो दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ। एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, आमतौर पे जो कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, तो मुझे भी कन्फ्यूजन रही है कई लेवल पे, कि दो क्वांटिटीज़ हैं, एक है कंजर्वेशन और एक है इनवेरियंस। इन दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। कंजर्वेशन हम सिर्फ उस क्वांटिटी को कहते हैं जो टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज नहीं हो रही, ठीक है। जैसे मोमेंटम है, इनिशियली मोमेंटम कितना था सिस्टम का या पार्टिकल का, फाइनली मोमेंटम कितना है, तो इसको कहा जाएगा कि अगर सेम रही है, ये इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आई है, देन दिस क्वांटिटी वुड कंजर्व, ठीक है। इसको कंजर्वेशन का नाम दिया जाएगा। इसके कंपैरिजन में इनवेरियंस क्या होगी, अगर लॉरेंट्ज से ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट से देखा जाए, अगर 4 वेक्टर की बात की जाए, ठीक है, जो कि रिलेटिविटी में आप पढ़ते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट से अगर कोई चेंज नहीं आ रही किसी क्वांटिटी की वैल्यू में, ठीक है, तो उसको नाम दिया जाएगा इनवेरिएंट क्वांटिटी, और इस प्रॉपर्टी को इनवेरियंस का नाम दिया जाएगा, ठीक है। ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है इनवेरियंस और कंजर्वेशन में। तो अब चलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ की तरफ। जी, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन थर्ड लॉ को कॉमनली इसकी स्टेटमेंट लिखी जाती है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ी सी करेक्शन समझ लें या एक्सप्लेनेशन समझ लें। ये बेसिकली होती है फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है। इसको मैथमेटिकली लिखा जाए, मैथमेटिकली लिखा जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक पार्टिकल है, इस पे कोई दूसरा पार्टिकल जिसका मास लाइक m2 है, ये मास m1 है, ये म्यूचुअल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कन्वेंशन जो यूज़ की जाती है, कन्वेंशन ये है कि इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसको लिखा जाता है F21, ठीक है, अप्लाइड ऑन मास 1 बाय मास 2 या ऑब्जेक्ट 2। और इसके लिए जो कन्वेंशन यूज़ की जाती है F12, ठीक है, ये जस्ट एक कन्वेंशन यूज़ की जाती है। 1-2 मीन्स सॉरी, ये मैं इसको गलत लिख के हूँ, ये है F12, ठीक है, applied on mass 1 by 2, and this would be F21 applied on 2 by 1, ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर लिखा जाए, मैथमेटिकली ये इस तरह से होगा कि F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21, ठीक है। इसको इजीली प्रूव भी किया जा सकता है। प्रूव इस रिस्पेक्ट से किया जा सकता है कि अगर ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो रही, तो then dp by dt for this system will be equal to 0, ठीक है। तो अब dp by dt equal to 0 का मतलब ये हुआ कि, और अगर न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट के मुताबिक देखा जाए, ये तो उस वक्त है कि जब एक्सटर्नल सिस्टम से कोई एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रही। और अगर देखा जाए न्यूटन सेकंड लॉ की जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक ये होगा एफ नेट। ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ से ली है कि यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व करेगा, एक्सटर्नल सिस्टम, एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रही। इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर कर लिया जाए, लेट्स से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो इनको कंपेयर करने से जो रिजल्ट आता है वो ये है एफ नेट इज इक्वल टू 0। तो एफ नेट के मीनिंग यहाँ पर क्या है कि दोनों जो फोर्सेस है दोनों को सम करेंगे,
तो सम करके ये बन जाता है F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अगर आप रीअरेंज कर लें तो रीअरेंज करके ये बन जाएगा F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21। तो ये एक सिंपल सा इसका प्रूफ है कि फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जी इनवेरिएंट क्वांटिटी के अंडर लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, तो इनवेरिएंट क्वांटिटी होगी। हाउएवर एक नोट मैंने लिखा हुआ है, अगर किसी ने कोई मेरी बुक देखी हो रिलेटिविटी की, उसमें मैंने प्रॉपर डिस्कशन की हुई है इनवेरिएंट, कोवेरिएंस, कंजर्व्ड, ठीक है, कंट्रावेरिएंट, सॉरी कोवेरिएंस, इनवेरिएंस एंड कंजर्वेशन। इन तीनों को मैंने प्रॉपरली डिफरेंस और ये सारी डिस्कशन उसमें की हुई है। ठीक है, हाउएवर आपका आंसर यही है कि अगर लॉरेंट्स, अंडर लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रही, तो उसको इनवेरिएंट क्वांटिटी कहेंगे। और अगर लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन के मीनिंग यही आ गए ना कि अंडर स्पेस एंड टाइम, और अगर टाइम के रिस्पेक्ट से, ओनली टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज नहीं आ रही तो वो कंजर्व। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर सिर्फ टाइम फैक्टर को देखा जाए तो वो कंजर्वेशन होगा, और अगर टाइम के साथ साथ स्पेस के रिस्पेक्ट से भी देखा जाए कि कोई चेंज नहीं आ रही तो उसको इनवेरिएंट कहेंगे। मैं शेयर कर दूंगा, मैं बल्कि मुझसे गलती होगी, मैंने लेके आनी थी बुक्स, मैं ला नहीं पाया, तो कल मैं इंशाल्लाह ले आऊँगा बुक्स। जी, तो न्यूटन थर्ड लॉ को यूज़ करते हुए भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसको प्रूव किया जा सकता है। तो अगर न्यूटन थर्ड लॉ को यूज़ करते हुए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करना चाहें, इसी क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करते हैं। कंजर्वेशन, न्यूटन थर्ड लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जी, ये जो रिज़ल्ट मैंने निकाला है F12 इज इक्वल टू F21, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगेन यही सिस्टम सपोज कर लेते हैं, F12 इज इक्वल टू नेगेटिव F21। इनको लिखा जा सकता है यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। अगर इसको इन टर्म ऑफ मोमेंटम लिखा जाए देन इट वुड बी dp1 बाई dt एंड दैट इज इक्वल टू माइनस dp2 बाई dt। तो dp1 है मोमेंटम प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट 1 बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बाय 2, और इसी तरह से dp जो p2 है वो मोमेंटम प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट 2 बाय द फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट 1। तो इसको लिखा जा सकता है dp1 बाय dt प्लस, अगर इस टर्म को आप लेफ्ट साइड पे ले आएँ तो ये dp2 बाय dt। आइसोलेटेड सिस्टम है, अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो नहीं होगी, इन दैट केस मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम सिर्फ उसी वक्त कंजर्व होगा जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ तक जो है न्यूटन्स लॉज कंप्लीट हो जाते हैं, जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे आप पढ़ चुके हैं। एफएससी के अंदर एक दूसरी फॉर्म पढ़ी है, यहाँ पे हमने डिफरेंशियल फॉर्म्स इसकी स्टडी की हैं। अब इसको अप्लाई मैं करने जा रहा हूँ सिंगल पार्टिकल पे और सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे। सिंगल पार्टिकल के लिए कंजर्वेशन लॉज और सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए कंजर्वेशन लॉज हम देखेंगे। तो पहले मैं बात करता हूँ मैकेनिक्स ऑफ सिंगल पार्टिकल। ले लें।
अब न्यूटन्स लॉज तो हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन लॉज पढ़ने का बुनियादी मकसद होता है इसको अप्लाई किया जाए डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर इसको अप्लाई किया जाए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इसके ज़रिए हमने कैसे कर रही है, पहले एक जर्नल प्रॉब्लम में बता देता हूँ, वो है मैकेनिक्स ऑफ सिंगल पार्टिकल।